सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा अगला विषय है अनुनासिक और अनुस्वार। अनुनासिक और अनुस्वार हिंदी वर्णमाला की एक नासिक्य ध्वनि है, जिसमें वर्णमाला के स्वर के अंतिम स्वर अंग और आह आता है। दूसरा, व्यंजन के पांचों वर्ग अर्थात क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के अंतिम नासिक्य व्यंजन इस ध्वनि के लिए प्रयोग किया जा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अनुनासिक का अर्थ क्या होता है। अनुनासिक दो शब्दों के मेल से बना है। अनु का अर्थ है अनुगमन करना अर्थात पीछे पीछे चलना, और नासिका का अर्थ है नाक। अतः इन अनुनासिक का उच्चारण करते समय वायु मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर आती है। जैसे अभी हम कुछ शब्द बोल के देखते हैं। सांस, चांद, धुआं। आपने देखा जब मैंने इनका प्रयोग किया तो मेरा मुंह खुला हुआ और नाक से भी वायु बाहर आई। अनुनासिक और अनुस्वार ध्वनि को व्यक्त करने के लिए चंद्रबिंदु और बिंदु का प्रयोग किया जाता है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि अनुनासिक एक स्वर है और अनुस्वार एक व्यंजन है। स्वर मीन्स जो हिंदी वर्णमाला के 13 स्वर हैं अ से लेकर अह तक, वो अनुनासिक हैं। और व्यंजन में जो मैंने ऊपर आपको बताए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनका जो पांचवा अक्षर होता है, जैसे क का पांचवा न, ये अनुस्वार व्यंजन कहलाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग होता कहां है, इसको हमने कहां प्रयोग करना है। इसका सीधा सा उत्तर है कि जिन स्वरों की शिरोरेखा यानी शब्द के ऊपर जो हम लाइन खींचते हैं, उसके ऊपर जो खाली जगह होती है अर्थात वहां कोई मात्रा नहीं होती, उस शब्द पर हम चंद्रबिंदु लगाते हैं। एक बार फिर से इस बात पर ध्यान दीजिए कि ऐसे शब्द जिनकी शिरोरेखा अर्थात ऊपर वाली लाइन के ऊपर जगह खाली होती है अर्थात कोई मात्रा नहीं होती, वहां चंद्रबिंदु लगाया जाता है। जैसे अंगना, अखियां, कलियां, मुंह, आंवला। आपने देखा कि यहां किसी भी शब्द के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, इसलिए यहां चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ है। अब दूसरा, शिरोरेखा के ऊपर मात्रा वाले चिन्ह जिनमें बिंदु का प्रयोग होता है, अर्थात ऐसे शब्द जिनमें मात्राएं लगती हैं, वहां पर बिंदु का प्रयोग किया जाता है, अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके सामने ये मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। सिंघाड़ा, खींचना, कैंची, गोंद, भेंट, 64 आदि। इन सभी शब्दों में शब्द के ऊपर मात्रा लगी हुई है, हर शब्द के ऊपर, इसलिए वहां बिंदु का प्रयोग हुआ। ऊपर जहां पे चंद्र बिंदु लगाया था, वहां पर उन शब्दों में किसी भी शब्द के ऊपर मात्रा नहीं है। ध्यान रखिए प्रिय बच्चों,
ध्यान रखिए, ई ए स्वरों के साथ स्वतंत्र शब्द में बिंदु के स्थान पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। फिर से सुनेंगे, ई और ए दोनों स्वर हैं और ये जब स्वतंत्र आते हैं अर्थात ये किसी के साथ लगे नहीं होते, वहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे ऐंठना, इंदिरा उदाहरण दिया है आपके सामने। अब आप देखेंगे अगला आपके सामने है अनुस्वार का प्रयोग कहां करना है। अनुस्वार भी एक नासिक्य व्यंजन है। मैं फिर से बताता हूं, ऊपर मैंने बताया कि अनुनासिक स्वर है और अनुस्वार व्यंजन है। व्यंजन क से लेकर ह तक जितने भी वर्णमाला के अक्षर हैं हिंदी में, वो सभी व्यंजन हैं। तो आगे मैं बताता हूं कि ये वर्ग का 5वां वर्ण होता है अनुस्वार, जहां पे लगता है किसी भी शब्द में। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो मुख के अंदर वायु रुकती है, अर्थात उसमें थोड़ा सा अवरोध आता है, फिर बाहर निकलती है। मैं आपके सामने उदाहरण रखूंगा, जैसे रंग, तिरंगा, पंचम। आपने देखा कि जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा है उसको बोलते समय हमारी वायु मुंह में थोड़ा सा रुकी है, रुकावट पैदा हुई है, इसलिए वहां पर अनुस्वार लगा। हिंदी भाषा में बिंदु का प्रयोग अर्थात अनुस्वार का प्रयोग अनेक रूपों में होता है, अलग अलग रूपों में होता है। सबसे पहले स्वरों में जो अंग है उसका प्रयोग किस प्रकार होता है। हिंदी स्वरों के अंत में 2 स्वर हैं, जैसे कि ऊपर भी कहा था, अंग और अह, और इनका प्रयोग अ की सहायता से होता है। जैसे कि मैंने आपके सामने संताप वर्ण को उसको अलग अलग करके, विच्छेद करके, उसके स्वर और व्यंजन अलग करके बताए हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर अ लगा हुआ है। स के नीचे हलंत लगाया, उसमें से पहले मैंने अ निकाल लिया, प्लस करके अंग लगाया क्योंकि वो अपने में पूरा है और बिंदी भी उसके अंदर अनुस्वार की आई हुई है। प्लस त व्यंजन है, उसको मैंने फिर हलंत किया, हाफ किया, और फिर प्लस करके आ उसके ऊपर लगाया। फिर मैंने प्लस करके प व्यंजन है, फिर उसके नीचे लाइन लगा के हलंत लगाया और उसमें से फिर उसमें प्लस किया, उसे प पूरा बनाया। ऐसे मैंने उसको संताप को किया। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है आपके सामने, संरचना। उसको भी मैंने इसी तरह से, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं कि अनुस्वार आ के साथ प्रयोग होता है, जो कि उसी की सहायता से बोला जाता है। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि जहां अनुस्वार और अनुनासिक प्रयोग होते हैं, वो अलग अलग बिंदु आपके सामने रखे हैं, अलग अलग बातें आपके सामने रखे हैं। सबसे पहले, यदि सम उपसर्ग के बाद, सम उपसर्ग के बाद य, र, ल, व और श, श, स, ह आ जाएं तो म वर्ण अनुस्वार में बदल जाता है। सम का म वर्ण अनुस्वार में, अर्थात उसके ऊपर बिंदी लग जाती है। जैसे संसार, संलाप, इसका उपसर्ग सम प्लस सार। इसी तरह सम प्लस ला, तो म का अनुस्वार बन गया है, बिंदु बन गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पंचम अक्षर अर्थात हर वर्ग का 5वां अक्षर, पंचमाक्षर मीन्स कि हर वर्ग का 5वां अक्षर, जैसे क का ङ, च का ञ,
ट का ण, त का न, प का म, ये पंचम अक्षर हैं जो पांचवें हैं, ये अनुस्वार में बदल जाते हैं। कब? जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया अंक, तो क का पांचवा है न, जो मैंने अ और क के बीच में लिखा है। आजकल इस तरह से इसका प्रयोग नहीं होता, मैंने आगे जो लिखा है अंक, उस तरह उसका प्रयोग होता है, और वह न की जगह बिंदु लग गया है, अनुस्वार लग गया है। इसी तरह से चंचल, च का पांचवा ञ, और चंचल, उस ञ का बिंदु लग गया, अनुस्वार लग गया है। उसी प्रकार ठंडा, ट की लाइन का पांचवा, ये भी आधा है, आप देख रहे होंगे, तो इसको इसकी जगह भी अनुस्वार लग गया, बिंदु लग गया। पंत, त का लास्ट पांचवा पंत। अंबा, उसी तरह से ब की लाइन में प फ ब भ म, उसकी लाइन में आ रहा है, तो उसका भी अनुस्वार हो गया। अब अगली महत्वपूर्ण बिंदु है और कि कहां कहां इनका प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। यदि पंचम अक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण हो तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। पंचम अक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण हो तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। आप देखेंगे वांग्मय, तो यहां अनुस्वार नहीं बना, क का पांचवा है वह उसी तरह रहा। उसी तरह चिन्मय, तो चिन्मय में भी आपने देखा कि दूसरा वर्ण आया है, तो वहां भी बिंदु नहीं लगा। उसके बाद यदि पंचम अक्षर, पांचवा अक्षर य व ह से पहले आता हो, पंचम अक्षर यानी पांचवा नासिक्य व्यंजन ङ ञ न ण म, य व ह से पहले आए तो भी अनुस्वार नहीं लगता। ऊष्म व्यंजनों में, ऊष्म व्यंजन वो होते हैं श, श, स, इनसे पहले भी अनुस्वार का प्रयोग होता है, जैसे वंश, दंश, हंस, कंस। स से पहले जो भी होगा उसके ऊपर बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। अनुस्वार केवल शब्द के मध्य और अंत में ही आते हैं, जैसे कंपन, शिवम। अब अंत में मैं आपको अनुस्वार और अनुनासिक में मूलभूत अंतर क्या होता है, पूरे इस विषय का सारांश एक जगह पर आप समझना चाहेंगे तो सबसे पहले दो भाग मैंने किए हैं, अनुस्वार और अनुनासिक, उसको दो पार्ट्स में कर दिया। मैंने उसको लिखा अनुस्वार व्यंजन है, व्यंजन है, व्यंजन अर्थात क से नीचे वाले सारे, और अनुनासिक स्वर होते हैं जो कि अ से लेकर आह तक, जो 13 हैं हिंदी वर्णमाला में सबसे ऊपर, जो मात्राओं में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा, हिंदी को अनुस्वार जो हैं वो संस्कृत से मिले हैं, अनुनासिक ये संस्कृत में नहीं होते थे। अनुस्वार को लिखने के लिए बिंदु का प्रयोग होता है और अनुनासिक के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। इसी तरह से अनुस्वार शब्द के मध्य और अंत में आता है और अनुनासिक आरंभ में भी, मध्य में भी और अंत में भी, तीनों जगह आता है। इसका प्रयोग यानी अनुस्वार का प्रयोग पहले वाले स्वर के ऊपर लगता है, अर्थात जिस पर हम अनुस्वार का उच्चारण कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उसी के ऊपर बिंदी लगती है। और अनुनासिक का प्रयोग उसी वर्ण पर जिसके साथ बोला जाता है। तो आपने देखा कि आप
को अनुस्वार अनुनासिक का विस्तार से मैंने अध्ययन बताया। अब मैं आपके सामने कुछ अभ्यास प्रश्न रख रहा हूं जो आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में इस विषय को समझने के बाद लिखने हैं। सबसे पहले निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर बिंदु और चंद्र बिंदु का ये सब मिक्स करके लिखे हुए हैं। आपने देखना है कि किसमें अनुस्वार लगना है और किसमें अनुनासिक लगना है। दूसरा है नीचे दिए गए अनुस्वार का उच्चारण किस पंचम ध्वनि से अर्थात वो किस वर्ग के अंतिम वर्ण का पंचम अक्षर आता है जो नासिक क्या है। अंतिम प्रश्न नीचे दिए गए शब्द युग्मों में उचित स्थान पर अनुस्वार और अनुनासिक का चिन्ह लगाइए जो कि पूर्व में दिए गए हैं उसी के अनुसार। आशा है आप इसको समझ गए होंगे और इन प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।